सुप्रभात और गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है सेंटर फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी के इस पहले कार्यक्रम में, जो कि एक मीडिया कॉन्क्लेव है कश्मीर मीडिया एंड टेररिज्म के मुद्दे पर। हमारे साथ आज इसका जो इनॉग्रल सत्र है उसमें राज्यसभा के जो सांसद हैं, राज्यसभा में सांसद हैं श्री राजीव चंद्रशेखर जी हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। राजीव जी। राजीव जी न केवल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, बल्कि राज्यसभा में भी बड़े ही प्रखर तरीके से कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। और ये देखना बड़ा सुखद रहता है बतौर पत्रकार भी कि एक ऐसा बिजनेसमैन, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस इंटरेस्ट के बजाय राष्ट्रहित की बात राज्यसभा में उठा रहा हो। तो राजीव जी, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। हमारे साथ दूसरी जो हमारी अतिथि हैं आज, शी इज़ एन इटालियन जर्नलिस्ट. Her name is Francesca Marino. She has written 2 books on India. She has been tracking India for the last several years and is considered to be one of the most authoritative voices on affairs related to the Indian subcontinent. Fortunately, she was in India and we could get hold of her. So I welcome her to the program, and I would request her to come and join Mr. Rajiv Chandrasekhar on the stage. Francesca Marino. अब मैं अपने साथी श्री अशोक श्रीवास्तव, जिन्होंने कि दोनों गेस्ट्स को जो है स्टेज पर ले जाने में मदद की, उन्हें आमंत्रित करूंगा। वो सेंटर फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी के कन्वीनर भी हैं। और अशोक श्रीवास्तव जी दूरदर्शन में कार्यरत हैं, लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। एक वीकली प्रोग्राम भी करते हैं और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कर्मठ तो हैं ही, लेकिन काफ़ी जुझारू और काफ़ी भावुक किस्म के पत्रकार भी हैं। मैं अशोक जी का स्वागत करता हूँ मंच पर और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जैसे कि अपने यहाँ अक्सर औपचारिकता भी रहती है, दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सेंटर फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी के बारे में भी मैं आपको जो है कुछ, चूँकि आप सब लोग आए हैं और संस्था का पहला कार्यक्रम है, तो इसके बारे में भी आपसे कुछ शेयर करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले अमूमन अपने यहाँ परंपरा रहती है कि कार्यक्रम जब समाप्त होता है तो वोट ऑफ थैंक्स होता है, लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ बहुत सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और इस कार्यक्रम की रचना का जो आधार था वो यही था कि जो लोग आगे चलकर पत्रकारिता करेंगे उनको जो है इस तरीके के विषयों के बारे में एक स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म हु हैव टेकन आउट ऑन अ वीकेंड बिफोर द फेस्टिवल एंड जॉइंड अस। मैं राजीव चंद्रशेखर जी से, अशोक श्रीवास्तव जी से, फ्रांसिस्का मेरिनो और सेंटर फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी के जो भी अपने साथी इसके अंदर कार्यक्रम का आयोजन करने में, उसे एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व रहे, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आएँ और दीप प्रज्वलन में हिस्सा लें। मैं श्री राजीव तुली जी, सुनील जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की के पीछे बैकबोन की तरह जो लोग रहे वो प्लीज़ मंच पर आए। पारिजात जी से भी अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आए। पारिजात जी, राजीव तुली जी, प्लीज़। और दिन में इसके 2 सत्र रहेंगे। इससे पहले हम लोग एक इनॉग्रल सेशन करेंगे जिसमें राजीव चंद्रशेखर जी अपने विचार रखेंगे और फ्रांसिस्का मेरिनो अपने विचार रखेंगी।
इसके बाद जो दूसरा, इसके बाद एक 10:30 से 11 बजे के बीच एक टी ब्रेक रहेगा। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पहला सेशन रहेगा, जिसमें मुख्य तौर पर आप लोगों के पास टेबल्स पर भी उसकी जानकारी वैसे होगी, तो मैं बार बार जो है विषयों को रिपीट नहीं करूँगा। उस पर मुख्यतः हम जो राष्ट्रीय मीडिया जिस तरीके से कवर कर रहा है कश्मीर को, और ख़ासकर हम ये उसमें देखने की कोशिश करेंगे उस बहस में कि क्या ये वाकई आज़ादी की लड़ाई है जैसा कि प्रोजेक्ट किया जाता है, और या ये एक जिसे आप कह सकते हैं कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का जो है वो एक उभार है या टेररिज्म का उभार है। उसके बाद लंच ब्रेक रहेगा। 2 बजे हम लोग दोबारा जुड़ेंगे। 2 बजे के बाद जो अगला सत्र है, उस सत्र के अंदर कश्मीरी मीडिया जो है वो किस तरीके से जो है इन सारी घटनाओं की कवरेज करता है, उसके विषय में एक चर्चा रहेगी। और इस चर्चा के बाद करीबन 3:30 से 4 बजे के बीच जो कंक्लूडिंग सेशन के हमारे चीफ गेस्ट हैं जितेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, और ख़ुद भी वो जम्मू और कश्मीर से हैं, वो रहेंगे। उनका वैलिडिक्टरी एड्रेस होगा और उसके बाद एक वोट ऑफ थैंक्स जो है वो दिया जाएगा। 4:30 बजे हम सब लोग जो है हाई टी के लिए एक साथ जुड़ेंगे। ये आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। हर एक सेशन के 2 मॉडरेटर, हर एक सेशन में एक मॉडरेटर रहेंगे। सेशन किस तरीके से चलेगा ये आपको मॉडरेटर जो है एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आप लोगों से थोड़ा सा इस कार्यक्रम की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सेंटर फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी असल में ये एक पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से कश्मीर को लेकर हमने देखा कि मीडिया में देयर इज़ अ वेरी क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन, एंड दिस डिवाइडिंग लाइन इज़ नाउ not only on the issue of Kashmir but also on lot of issues, because with growth of media we have seen increasing localization and diversification of media. So now we have national media and regional media, we have new media and traditional media, we have language media and English media, and we very often we see that the opinions or the kind of reporting which is done by different kinds of media is completely different. I remember an incident when I was a cub reporter, and one of my editors, I had written a story and it was a crime story, and the intro of the story said that in a bizarre incident. So my editor really pulled me up for this thing, and he said that you should write the story in such a manner that it should look that the incident is bizarre. Who are you to say that this is a bizarre incident? Let the reader decide it. But that is not the case today. Today even all the reports are generally editorialized, जैसे कि आप टीवी पे भी देखते होंगे कि एक सनसनीखेज वारदात में। So the whole idea is that now we have to accept the fact that reporting is now editorialized, and especially when it comes on a sensitive issue like Kashmir. So we also realize that over a period of time there are a lot of websites which track basically the discussions in media, that there was no dialogue also happening. It was just like, the typical political parties, that they are not at talking terms with each other. तो हमने ये तय किया, अशोक श्रीवास्तव जी जो सेंटर फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी के कन्वीनर हैं, तो अशोक जी से कुछ और पत्रकार मित्रों ने, हम सब लोगों ने बैठकर चर्चा की। तो इस विषय में ये लगा कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए कम से कम, जिसके ऊपर हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे से सहमत ना हो, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ फोरम बेसिकली वेयर ऑन विच वी कैन कम एंड वी कैन टॉक. At least there should be a dialogue. It cannot be more ironical that if people in media who are supposed to basically communicate, who are supposed to kind of be catalyst for communication, if they stop communicating with each other. So this whole idea has come up, and we thought that instead of setting up a trust or an NGO, we should basically set up a broad kind of a forum and let it be open for dialogue. Let people basically come and let this forum evolve automatically on its own. Let it have an organic growth. और फिर देखेंगे जब भी कोई ऐसा मुद्दा आएगा जिस पे हमें लगेगा कि मीडिया के विभिन्न पक्षों को जो है वो बैठकर आपस में बातचीत करनी चाहिए, तो उस विषय में फिर चर्चा की जाएगी. कश्मीर का मुद्दा हमने इसलिए लिया क्योंकि
खासकर जब बुरहान वानी वाला एपिसोड हुआ, सो आफ्टर बुरहान वानी वॉज किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, नो देर वॉज ए सेक्शन ऑफ मीडिया पोस्टेड हिम एज अ पोस्टर बॉय. इसी तरीके से अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि स्टोन पेल्टर्स का जब मुद्दा आया, उस पर कई लोग, मीडिया के एक सेक्शन ने उसे ये प्रोजेक्ट किया कि ये बड़े बेचारे हैं, ये पैलेट गन से मारे जा रहे हैं. There have been a lot of reports about violations of human rights by the security forces. A section of the media has a grudge that there are, when they write reports about the violation of human rights by terrorists, so they don't carry that much weight. Even within their own media organizations, they are not displayed prominently. So these are the questions. और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये हमने टेररिस्ट को मिलिटेंट शब्द क्यों इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? वाई वी आर गोइंग सॉफ्ट ऑन? ए टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, वाई शुड वी यूज द वर्ड मिलिटेंट? दिस इज अ क्वेश्चन. आई एम नॉट सेइंग दैट वेदर वी शुड यूज मिलिटेंट और टेररिस्ट, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया मिलिटेंट से टेररिज्म में? क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक नहीं है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमें लगा कि एक जो है सब लोगों को बुलाना चाहिए, बैठना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए. और ये कार्यक्रम इस चर्चा का जो है परिणाम है. इसमें इंटरैक्शन की काफ़ी गुंजाइश है इस कार्यक्रम में. और मैं आरंभ से ही आपको ये कह देता हूँ कि हम सभी लोग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया, हम लोग प्रोफेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज़र नहीं हैं. तो इसलिए इस कार्यक्रम में अगर कुछ कमियाँ रहेंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको हमारे साथ शेयर भी करेंगे, फीडबैक अपना, ताकि हम आगे जब भी कोई कार्यक्रम करें तो उसे बेहतर ढंग से कर सकें. मैं अपनी बात को यहीं पर रोक कर और श्री अशोक श्रीवास्तव जी से कहूँगा कि वो जैसे कि अक्सर औपचारिकता होती है, कन्वीनर हैं तो को कन्वीनर को कहना ही पड़ेगा, तो आप आएँ और अपनी बात रखें अशोक जी. लेकिन शॉर्ट में मैं अभी से एक चीज़ सेट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आजकल पत्रकारों को पैनल डिस्कशन में भी बोलने का मौका नहीं मिलता है, एंकर ही बोलते हैं सिर्फ टेलीविज़न में, तो अक्सर माइक मिलने के बाद उनका रुकना ज़रा संभव होता है. तो हम टाइम को ध्यान रखेंगे, वी विल टेक टाइम एंड इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड डिस्कशन. हम उस तरीके में नहीं जाएंगे कि एक चैनल में ये दिखाया गया था. अगर आप टाइम्स नाउ का नाम लेना चाहते हैं आप लीजिए, आप NDTV का नाम लेना चाहते हैं लीजिए, वाई नॉट, वाई शुड वी हाइड इट? तो इसलिए इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड डिस्कशन एंड लेट द बाउट बिगिंस. अशोक. शुक्रिया अरुण जी, मुझे सीमाओं में बांध दिया गया है तो सीमाओं में रह के काम करूंगा. और राजीव जी, बहुत खुशी है, राजीव जी सांसद हैं राज्यसभा के और साथ साथ NDA के वाइस चेयरमैन हैं केरला के. और साथ साथ इस वक्त मैं आपको याद दिला दूं कि अब जो संसद का सत्र आने वाला है उसमें राजीव जी का एक प्रस्ताव जो है पेंडिंग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है. क्योंकि हम लोग अक्सर उड़ी के हमले के बाद लगातार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करना चाहिए, लेकिन उसकी ओर से कोई पहल नहीं हुई है. तो राजीव जी ने एक प्रस्ताव रखा है जिस पर संसद में आगामी सत्र में चर्चा होने वाली है, वो आपको जानकारी होगी. और साथ साथ फ्रेंचिस्का जी हमारे साथ हैं, मैं दोनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं. आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी भी आने वाले थे. और जब हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का मामला काफ़ी गर्म था और उन्होंने हाँ तो कर दी थी, तुरंत कहा था कि मैं ऐसे कार्यक्रम में ज़रूर शिरकत करूंगा. लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो माहौल है आप ये रिस्क लेकर चलिएगा कि अगर आखिरी मिनट पर मुझे कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है तो आपको मुझे माफ़ करना पड़ेगा. हमने बोला नहीं, हम समझते हैं, रक्षा मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं. तो कल रात को ही उनका संदेश आया, उनको प्रधानमंत्री के आदेश पर जोधपुर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक रिटर्न संदेश भेजा इस कार्यक्रम के लिए, मैं वो पढ़ देता हूँ. माननीय रक्षा मंत्री जी का संदेश है ये. आतंकवाद आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. आतंकवादी किसी एक व्यक्ति, समाज या देश के नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के दुश्मन हैं. भारत एक लंबे समय से आतंकवाद का शिकार भी रहा है और आतंकवाद से लड़ भी रहा है. दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जो कुछ साल पहले तक आतंकवाद के खतरे से निपटने के प्रति गंभीर नहीं थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि भारत के पड़ोस में बांग्लादेश हो या यूरोप, अमेरिका, आतंकवादी दुनिया के हर देश, हर कोने में निर्दोष नागरिकों को
अपना निशाना बना रहे हैं। इसलिए दुनिया अब आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट हो रही है और भारत इसमें एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सख्ती से आतंकवाद का मुकाबला करने, आतंकवाद का राजनीति में एक औजार के रूप में प्रयोग अवैध घोषित करने और आतंकवादी नेटवर्कों का पता लगाने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। लेकिन कोई भी सरकार अकेले आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकती। आतंकवाद से लड़ने के लिए नागरिक समाज का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये हर्ष का विषय है कि सेंटर फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी ने आतंकवाद और कश्मीर को लेकर एक दिन के मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस मीडिया कॉन्क्लेव में देश के बड़े बड़े पत्रकार आतंकवाद और कश्मीर पर चर्चा करेंगे और देश के युवा और भावी पत्रकार उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ ले सकेंगे। इस कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए मैंने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया था, लेकिन खेद है कि कुछ आवश्यक कार्य की वजह से मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री के रूप में कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिन्हें देश हित में सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में उपस्थित ना होने का मुझे खेद है और सेंटर फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी और इसके आयोजकों को इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारा मोमेंटो है बना रहेगा। राजीव जी ने काफ़ी बातें कह दी हैं, मैं 2 मिनट में अपनी बातें कहकर मैं आमंत्रित करूंगा अपने राजीव जी को कहूँगा। अरुण जी ने काफ़ी बातें कह दी हैं। मोटे तौर पर बुरहान वानी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरह से मीडिया में बहस छिड़ी और हमने देखा कि देश के 2 बड़े पत्रकार, नाम लेने की मनाही नहीं है क्योंकि ये मंच जो है ये ओपन मंच है, हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी और बरखा दत्त में एक ओपन वॉर चली। एक तरह से किसी ने किसी के खिलाफ ब्लॉग लिखा, किसी ने किसी को कहा कि आपको तो जर्नलिज्म तक नहीं आता है। ये बहस मुझे याद नहीं कि मैंने कभी मीडिया के लोगों के बीच, मीडिया के बड़े पत्रकारों के बीच ऐसी बहस देखी हो। मुझे लगा ये जो बहस है ये एक तरफा बहस हो रही है। हालांकि बहस आजकल जो होती है वो कोई भी बहस एक तरफा नहीं होती, क्योंकि आज सोशल मीडिया की वजह से आम आदमी भी इस बहस में हिस्सेदारी लेता है, सवाल उठाता है। हम सारे जर्नलिस्ट हम सब जानते हैं, मैं भी इस बात को रोज़ फेस करता हूं। कोई कार्यक्रम करता हूं, उसके तुरंत बाद जो है ट्विटर पर, फेसबुक पर 10 लोग 10 तरह के सवाल उठाते हैं और हमारी अकाउंटेबिलिटी है। हम मीडिया के लोग हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं है। हमें इतना पारदर्शी होना पड़ेगा कि जो सवाल हमारे ऊपर उठाए जा रहे हैं हम उन सवालों का पब्लिक के बीच में जाकर जवाब दे सके। इतना ट्रांसपेरेंसी मीडिया को भी रखनी पड़ेगी, मैं ये मानता हूँ। इसलिए इस मंच का आयोजन किया गया और मैंने बरखा जी से, मैंने अर्नब जी के, मैंने इन सबको निमंत्रण भेजा था। मैंने कहा था कि आप आइए और इस बहस में हिस्सा लीजिए। मैंने रवीश जी को निमंत्रण भेजा, मैंने कहा आइए, इस पर एक बहस होनी चाहिए कि क्या बुरहान वानी एक पोस्टर बॉय है, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, एक क्रांतिकारी है, क्योंकि कई मीडिया ने उसको ऐसा लिखा, या फिर एक टेररिस्ट था, या फिर एक टेररिस्ट सिंपैथाइजर था। इस पर एक ओपन बहस होनी चाहिए, ऑडियंस के बीच में होनी चाहिए, पब्लिक के बीच में होनी चाहिए। कई लोगों ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन कई बड़े लोग थे जो इस मंच पर पब्लिक के बीच में, ऑडियंस के बीच में, जिन्होंने बहस पर आने से इनकार किया। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे ये जो बहस है ये चलनी चाहिए। और इस बहस के साथ जो मीडिया इंस्टीट्यूट है उनको इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा हूँ। मुझे बहुत हैरानी होती है कई बार जब मैं कोई अखबार में न्यूज़ पढ़ता हूँ और कई बार ऐसा देखते हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी में, JNU में कई बार नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, कई बार नारे लगते हैं कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए, कई बार लोग कहते हैं कि भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है कश्मीर के बारे में। इस तरह की बातें युवा लोग करते हैं जिन्होंने कभी कश्मीर को देखा नहीं, जिन्होंने कश्मीर का इतिहास पढ़ा नहीं, लेकिन शायद कुछ सेलिब्रिटी मीडिया, कुछ सेलिब्रिटी एंकर्स को देख करके वो बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कश्मीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं 1993 में पहली बार जब हजरत बल में आतंकवादी घुसे तो उस वक्त मैं पहली बार कश्मीर की रिपोर्टिंग करने गया था। उसके बाद से लेकर आज तक शायद कोई चुनाव, शायद कोई अनरेस्ट ऐसा नहीं हुआ होगा कश्मीर का जो मैंने कवर ना किया हो। मैंने कश्मीर को बहुत पास से देखा है। श्रीनगर में, वैली में मैंने 25-25 दिन चुनाव के बीच गुजारे हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है कि वहाँ जो अलगाववादी हैं उनकी भाषा क्या है, आम आदमी की भाषा क्या है, किस तरह का प्रेशर वहाँ मीडिया पर रहता है, किस तरह का दबाव वहाँ लोगों पर रहता है, बहुत नज़दीक से देखा है। तो कश्मीर को जानने की, समझने की ज़रूरत है।
इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसलिए इसमें मीडिया इंस्टीट्यूट्स को जोड़ा गया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल जो यानी कि आज के एक साल बाद जो लोग जर्नलिस्ट होंगे, जब वो कश्मीर पर बात करें तो कम से कम फैक्चुअल बात करें, कम से कम कश्मीर को समझ कर बात करें, हवा में बात ना करें। तो इसलिए सब मीडिया इंस्टीट्यूट को जोड़ा गया है और इसलिए हम चाहते हैं कि एक इंटरेक्शन हो और जो अगले 2 सत्र होंगे वो इंटरैक्टिव सत्र होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जो हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं, आज उनकी बातें आपको सुननी है कि वो आतंकवाद को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार। कन्वीनर को ये धृष्टता नहीं करनी चाहिए कि कन्वीनर ने अगर कुछ कहा हो तो उसमें थोड़ा बदलाव कर दे, लेकिन मैं ये धृष्टता कर रहा हूँ। मैंने एंड थैंक्स टू राजीव जी, पहले हम लोग फ्रांसिस्का मैरिनो को सुनेंगे और उसके बाद आधा घंटा चाय पे चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस फ्रांसिस्का मैरिनो टू कम एंड डिलीवर हर एड्रेस। Good morning. Of course, I could get only half of what they said, so I'm just just talking like this. Years ago, I was interviewing Mohammed Hafiz Saeed. When I've asked him about Kashmir, he said actually that according to him, to the Kashmir issue, there was only one solution: jihad. Then he added that, well, basically, they couldn't rule out the chance to use the nuclear bomb because India was not leaving them with any other choice. It is not something I've read or reported. I was sitting in front of him. So this to start with two issues. One, it is journalism and how it is supposed to be done and the role of social media in it. I'm a very old-fashioned journalist. I've never been to a journalism school, and like many of my generation, I just started doing it and learning on the field what I needed to learn. Recently, I've been accused by an editor in Italy. It looks like a compliment. In his intention, it was not. I've been accused to have excessively an old-fashioned conception, ethical conception of journalism. But journalism should be ethic. We should, all of us, should ask ourselves a couple of questions. Social medias are a big hit. Social medias are useful. Twitter is useful. Facebook is useful. Everything is useful. When I started, there was no internet. And when internet became a mass phenomena, changed everything in journalism and raised also the level, meaning you cannot verify the sources. You have to trust who's publishing thing. You have on the net you find lots of rubbish. On the net you find interesting things. It depends. It's a good rule always to go and check yourself. If you cannot, at least verify the reliability of your sources. And this looks like it is obvious. These days, it is not. It is not.
It is not because all of us, because it is a shortcut. All of us tend to give for real everything we find on social media. And all of us tend to raise the level since so many informations are available. You have to shout, and you have to shout loudly, more loudly actually than the other journalist, than the other channel, than the other newspaper. This means sometimes it gets to a point where the real issue is not highlighted. This happened with this interview to Mohammed Hafiz Said. The title was, "We Can Use the Nuclear Bomb." The interview was long, 2 pages, and he said, according to me, many things that were more worrying in terms of geopolitics. Then, you know, there's of course, highlighting human rights violations. It's easy. It's an easy way to catch the attention of the public. But again, it depends. Any war is bringing human rights violation. Killing is a human rights violation. There are differences. There are differences when human rights violations are done by soldiers or terrorists or whoever. It is different when a state does it, and a state uses terrorism as a tool of foreign politics. This is the case, as we all know, this is the case of Kashmir. The insurgency is there, the interior problems are there, but the real problem and the big problem, and I talk from a geopolitical perspective, is the use of terrorism as a tool, as a mean of foreign politics. Mohammed Hafiz Said, as all of you know, I'm sure, is free to give speeches, is free. When Americans had put a reward on him and saying whoever is giving news, I wrote in an article in Italy, Obama, hello, I can give you his home address, like half of Pakistan. He's free. Today morning on Pakistani newspaper there's the news that a minister of state, actually Chaudhry Nizar, is receiving terrorists on the list of the proscribed groups, saying, oh, you know, you have to talk to everybody, you cannot deny terrorists their citizens' right. Now, when you cannot draw a line, and as in Pakistan they do, you use good terrorists, bad terrorists, and use the good terrorists are the ones that are useful for you, like the one in Kashmir. There's been a call days ago from a so-called United Jihadi Council to ask formally Pakistan to support the rebels in Kashmir, to military support the rebel in Kashmir. Now, if you have to discuss Kashmir, you can discuss the interior problems as long as you want. As a journalist, you can report as long as you want. The human rights violation, the problems are there. I was there when
during the past revolt. I was there, I've been there a number of times. There are problems, of course. There are problems of interior policy, of domestic problems. But until you will not deal with the problem of cross-border policy and Pakistan sending people there to be used, you know, now nobody highlights one thing. War is not simply shooting. War is not simply shooting. According to me, the most aggressive thing India did to reply to the Uri attack has not been the surgical strike, not at all. Has been the threat to change the water treaty agreement. That is a weapon. That is war. But it doesn't imply the use of terrorists. I think you should start from here, the discussion. And since I'm talking to students of journalism, when you read reports and you read news from whatever source you see them, use your brain and ask yourself questions that nobody is going to ask. This makes a journalist out of you and not just something who writes, copying past and copying from news agency. Thank you. थैंक यू मिस मरीनो. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आई हर्ड 2 yawns ड्यूरिंग दिस थिंग. 2 उबासियों की आवाज़ मैंने सुनी. मुझे लगता है कि चाय में बस ज़्यादा देर नहीं है, बट अगर ऐसा हो तो थोड़ा माहौल बिगड़ता है. थोड़ा सा ध्यान रखें. देयर आर सम बेसिक एटिकेट्स विच वन नीड्स टू फॉलो. दूसरी चीज़ कि अब हम राजीव चंद्रशेखर जी को सुनेंगे. उसके बाद चाय पर चर्चा रहेगी. मैं राजीव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने विचार रखें. Thank you. Good morning. Francesca, Ashok ji, Arun ji, ladies and gentlemen, young budding students of journalism. Thank you for having me here this morning. I'm sorry I can't speak as fluently in Hindi as you both can, coming from the south of India as I do. I have obviously a lot to say about this, and obviously, I won't bore you the whole first half of the day with my thoughts on this. But soon after the Uri attacks, I publicly made a few statements, and I said, while obviously the rhetoric and the hyperbole was about we must get Pakistan and we must retaliate and we must attack them and all of that, I said what Francesca just alluded to just now, that India is far larger a nation and far stronger a nation to have to rely only on violence as a response to those who challenge us, our integrity and our security. And that we have many tools in our toolkit to bring Pakistan or any other aider and abetter of terrorism to their knees or to sanity. Of course, the problem has been that for several years, this need for India to assert, this need for India to respond to these years and decades of violence has not been politically felt, or if felt, was not deemed possible by the political leadership of the many, many years preceding the current political administration. And so, one of the things that we must understand is that
to allow a political leadership to make India more assertive, there is a need to create a consensus within India about the need for India to be more assertive, for the need for India to undertake, whether it's a military option, economic option, water option, diplomatic option. There is a need for a consensus in India. And that is where today's topic becomes very relevant. And we all know, you're all, I think, most of you here are media professionals or are going to be media professionals. The role of media in our country and in any democratic country is to shape, influence, and develop public opinion. And post the surgical strike, the khoon ki khiladi and the tu meme between various anchors and making this all very political and, scoring points of a kind that I don't understand, has served to move the focus away from the real villain in this piece, the real target of our focus, which is Pakistan and terrorism, to an almost asinine conversation about who scores what political points. And there I have no option but to fault media or blame media for it. And therefore, again, this spotlight that is required on what is really the role of media when we discuss issues like Kashmir or any other issue of national security implications. Now, for me, I am not as wise a politician as Shahji is here or experienced as many other people in Delhi are. But I believe I sit in a unique intersection, that I understand media quite well because I have some interest in media. I am the son of a armed forces officer, a former armed forces officer, and I understand the concept of nationalism, patriotism, and service to the nation. And I have been 10 years as an MP. And I sit in a unique place of commenting on this need for media to be more responsible when we are treading the path and treading a topic of national security. Now, I don't come from the school of thought that we have to get very hysterical, that this is a zero-sum game of George Bush's type, that either you're with us or you're against us. I don't believe that's the narrative or the conversation that we should have. Even though I think it helps a lot of people to make this about us and them. In a lot of cases, I think it is just about media just not understanding what needs to be done or is being incapable of understanding that. So let me back up here and make the two fundamental constructs that I believe in. One is a free, independent media is critical for India. There is absolutely no, in my mind, no doubt, no compromise on that fundamental assertion. Whether it be the citizens' voice, whether it be oversight against corruption, whether it is fighting for human rights and liberties, a media, a vibrant, independent, unfettered, uncontrolled media, uncontrolled by the government, uncontrolled by the state, is an absolute essential. The flip of that is national security, integrity of the nation is also as critical. Now, the battle that this is my interpretation, like I said, please assume that these are all my personal views. What we are now seeing is this coming into conflict. And it should not be. In my opinion, there should absolutely not be, as Article 19(1)(a) says, while the Constitution guarantees us freedom of expression, that freedom of expression is curtailed or restricted when it comes up against the security of the state. So I don't even believe that there is any need for this so-called argument that by asking the media to be sensitive, more informed, be careful about reporting national security events or national security topics, that you are in some sense curtailing freedom of expression. It is not. And every country today, whether it is the BBC's broadcasting guidelines, whether it is Australia, whether it's the US, everywhere there is an explicit requirement from media to conduct themselves in a manner, and it is explicit. There is no suggestive requirement as we have in our guidelines in India. It is an explicit requirement, which is almost legal in what it implies, that the media cannot
play loose and footsie with issues that are national security and of critical importance. Going back to the issue of how media that is lazy or casual, and you know, I don't come from the school of thought that everybody in media who reports something wrong is necessarily a conspiracy, a part of a conspiracy against the nation. I don't necessarily buy that argument. It is sometimes just plain old lazy and incompetent journalism. And there is a lot of that. Look, let's be clear on this. Just like there are lazy and incompetent members of parliament, and there are great members of parliament, just like there are lazy and incompetent businessmen, and there are great businessmen, there are very great journalists in India, and there are lazy and incompetent journalists. And I think that is the distinction that we need to be starting to make. But the danger of this is the following. And I will explain this to you in real stark terms. After the Kashmir, the recent episode of Kashmir, started boiling over, a few MPs appointed themselves as, do-gooders and, self-appointed arbitrators or whatever you want to call it, and flew off to Srinagar. I happened to bump into one person who had just come back from there, and he was on the flight with me to Bangalore. So this gentleman who was the first time in his life he was going to J&K, Kashmir, Srinagar. But suddenly, after that one-day visit, was a repository of wisdom about what was wrong in the country. What was wrong in our political system, what was wrong in our paramilitary forces, and why are we using violence when people are doing that? Why can't we coax and cajole them? So he went on, and I usually like to nap on these long flights, but he was sitting next to me and he kept jabbering away at this, and then I asked him, just before the flight was going to end, I said, are you basing this on some research? Have you read some papers? Where are you getting this from? He says, no, I met a few journalists in Srinagar. Both of them were South Indian journalists. They were covering some from South Indian channels. They were both there for the first time as well. And they felt this whole picture of youngsters throwing stones versus some people in uniform retaliating was some Marxist, utopian, revolutionary ideal that should play in the favor of these young kids. So it is, and I'm not commenting on the correctness or wrongness of his views, he's entitled to his view, but it is that role that the media, which is, instead of the media having informed a member of parliament about what the discourse ought to be, what the issue is, what is the complexity of what Kashmir today means, instead of our media doing that, instead of having powerful commentators do that, the people that I look at and respect on Kashmir are people like Christine Fair or Francesca. Because they say, they come at this with research, they come at this with facts. And so I genuinely believe that there is a need for us to have a proper, legitimate conversation about the role of media in issues that are sensitive, especially issues that are national security sensitive. And that conversation need not be seen as a challenge or an affront to freedom of expression and the independence of media. Whether it is Kargil, whether it is 26/11, we have seen how media in India has compromised national security. I saw Gaurav walking in just now. He has written in his book about Kargil, how armed forces officers said they were concerned about how some channels were reporting locations of their guns and emplacements and so on and so forth. Now, for some strange reason, we just meekly accept that. We meekly accept that as a conduct of the media that will be unchallenged or unpunished. That is not, in my opinion, appropriate. I have written several times to the government of that time, Mr. Chidambaram was the Home Minister in 26/11, that the guidelines for media during reporting of national security events, national security sensitive events, must be very clear. In the recent Uri attack, AP, Associated Press, has a story, Dateline Delhi, that says
not terrorists, where the whole world and the army released said terrorists, they called them something else. They called them, I think, rebels. Yes, rebels, exactly. And I brought this to the attention of the government. And I said, you can't have this where the whole Western world is now talking about terrorism. There is this story Dateline in Delhi when there is, a completely visible, obvious act of terrorism, for them to be suddenly classified as rebels. And what is the definition of rebel? I mean, my son refuses to do his homework. He's a rebel. Is that what that means? So there is a need for a proper conversation. I don't think this conversation needs to be threatening to anybody. I don't think this needs to get into, the hysterics or the hyperbole that unfortunately is characterizing the conversation around Kashmir and terrorism today. Unless we come together as a nation, unless we have resolved to say that we will fight our enemy, and the enemy is not us within, the enemy is across the border, sitting in Islamabad or ISI headquarters or whichever cave that he's currently occupying. Unless we resolve to do that, and the media has an important role in helping the nation resolve to do that. The media has an important, not just responsibility, an obligation to do that. So I genuinely believe this is a good conversation to start. Thank you for doing this. Thank you for allowing me to say my 2.5 bits on this. I will end by just saying, I'll draw your attention to the fact that this resolution and this private member's bill is now in front of Parliament. I would request you all to go to the website and support that and put a bit more pressure on the political parties that while we wait for the world to declare Pakistan a terror state, it may be a good idea for us as a people, as a parliament, to resolve and declare Pakistan a terror state. Let us, as the principal victims of Pakistan's terrorism, first declare them a terror state and then look to the rest of the world. Thank you so much for having me this morning. Thank you. Jai Hind. हम लोग 2 मिनट की औपचारिकता और पूरी करेंगे। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल पूछा था जिनका जर्नलिज्म को लेकर या मौजूदा जर्नलिस्ट को लेकर कोई बहुत पॉजिटिव ओपिनियन नहीं है। तो जैसा राजीव जी ने कहा कि रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज हम देखते हैं अमूमन जर्नलिस्ट भी इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ अ जर्नलिस्ट विद अ बुक और इन हिज और हर हैंड। सो दैट सेट मी थिंकिंग। तो हमने सोचा कि इस बार थोड़ा किताबों की भी जो है किताबों को भी पिक्चर में लाया जाए। तो अतिथियों का सम्मान करने के लिए हमने तय किया कि किताबों का एक सेट जो है वो उन्हें दिया जाएगा रादर देन द बुकेज। सो मैं सुनील सेठी जी से जो है वो आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आएँ और राजीव चंद्रशेखर जी को पुस्तकों का एक सेट भेंट करें। सुनील जी पत्रकार नहीं हैं, लेकिन अब हमारे पुराने सहयोगी भी हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में उनकी बड़ी मुख्य भूमिका रही है। फ्रांसिस्का मरीनो।